जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की एक नई श्रृंखला, जिसमें हम लोग इतिहास का बिल्कुल शुरू से अध्ययन करेंगे, स्टार्टिंग से, प्रागैतिहासिक काल से, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाएंगे इसे। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का इतिहास। देखिए, इसे प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल अथवा पाषाण काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों उसे कहते हैं जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, खाना बदोश की जिंदगी जीवन यापन करता था। उस काल को प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहा गया है। आद्यैतिहासिक काल दोस्तों वो पीरियड है जिस पीरियड में मनुष्य लिखना सीख चुका था, लेकिन उसकी लिखी गई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध है और उसे हम समझ सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इतिहास को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल अथवा पाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको हम देखते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, जो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक काउंट होता है। दोस्तों, अज्ञात काल से तात्पर्य जब पृथ्वी की संरचना हुई उस समय से लेकर के जिस समय हमें कुछ भी सटीक जानकारी नहीं है, उस समय से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक को पुरा पाषाण काल किया गया है। इसके बाद में मध्य पाषाण काल, इसके बाद में नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। सॉरी दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व तक इसलिए क्योंकि इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ और प्रागैतिहासिक काल या अथवा पाषाण काल का यहाँ अंत होता है और आद्यैतिहासिक काल की शुरुआत होती है। इसलिए 2500 साल के बाद ईसा पूर्व के बाद में 2500 ईसा पूर्व के बाद में आद्यैतिहासिक काल को काउंट किया जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा भाग है आद्यैतिहासिक काल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होगी, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इसके बाद में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता का काल है, अंतिम वर्ष 600 ईसा पूर्व, इसके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय माना जाता है। इसलिए इसे आद्यैतिहासिक काल का अंत मान के ऐतिहासिक काल का उदय माना जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में वैदिक सभ्यता को भी 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया, जिसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और 200 उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसे प्रमुख 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद में हमारा आद्यैतिहासिक काल का अंत होता है, मतलब इस काल के बाद में हम आद्यैतिहासिक काल के आगे अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल को दोस्तों 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1707 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा। इस प्रकार दोस्तों 1947 तक ऐतिहासिक काल माना जाता है। और इसके बाद में अगर हम इसको विभाजित करना चाहें तो प्राचीन भारत को भी कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व, और मगध साम्राज्य जो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य जो 323 ईसा पूर्व से उदय होकर के 184 ईसा पूर्व तक चला। इसमें संगम, चेर, पांड्य और चोल वंश का हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मौर्य काल जो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक चला। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य जो 319 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चला। इसके बाद में दोस्तों हर्षवर्धन काल जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चला। इसके बाद में दोस्तों प्राचीन भारत काल का मतलब अंत माना जाता है और आधुनिक भारत का उदय माना जाता है, मध्यकालीन भारत का उदय माना जाता है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, मुस्लिम साम्राज्य के आक्रमण शुरू हुए और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का इतिहास को विभाजन करने का क्रम खत्म होता है। अब हम लोग इसका अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यहाँ तक सिर्फ ये पढ़ा है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इतिहास में और किस स्टेप से पढ़ना है, मतलब किस काल में कौन सा खंड रहा।
दोस्तों हम लोग एक एक काल का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है पुरा पाषाण काल। इसका जिसका हम लोगों ने कालखंड देख लिया, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। दोस्तों इसके अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिली है, उसे उसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। आद्यऐतिहासिक काल में जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य जिसके मिले हैं। उसके बाद में हम लोग इसके आधार पर इस काल की संरचना समझने की कोशिश करते हैं, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जब पत्थर एवं औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है पूरा पाषाण काल। इस काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा गया। इस समय का मानव खाना बदोश संग्राहक का अर्थात उस समय का जीवन का प्रमुख उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। दोस्तों इस पूरा पाषाण काल का सबसे प्रमुख जो अगर उपलब्धि कही जाए तो आग की खोज ही इसकी प्रमुख उपलब्धि है। दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकंड है इसका मध्य पाषाण काल। चौथे पार्ट में से दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल, जो यह पूरा पाषाण काल के बाद आता है। इसमें हथियार छोटे होने लगे थे और इसमें अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार इसमें करने लगे थे, बस इसकी यही एक उपलब्धि है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव स्थायी आवास बना लिए थे और इसके बाद में कृषि एवं पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ कर दिया था और इसमें पहिए की खोज की। इस काल में पहिए की खोज हुई और इस काल में मनका घड़े की भी खोज की। देख रहे हैं दोस्तों इस काल में कितना प्रमुख प्रमुख खोजें हुई हैं। इस काल में कृषि भी इसी काल में, आवास भी इसी काल में और पहिया भी इसी काल में खोजा गया। दोस्तों मनका की खोज भी इसी काल में हुई। तो दोस्तों इसी क्रम में हम देखते हैं हमारा चौथा पीरियड जो है वो ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण यह औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता के रूप में देखा गया, यानी इसके जस्ट बाद सिंधु काल चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों का प्रागैतिहासिक काल अथवा पाषाण काल समाप्त होता है और इसके बाद में हम लोग आद्यऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, इसके लिए आप परेशान मत होना। ये हम लोग एक एमसीक्यू डाल देंगे, एक एमसीक्यू वीडियो जिसमें सारे तथ्य हम लोग इसके ले लेंगे कि पहला खेती का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, पहले पशु का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, पहला पालतू पशु कौन था। ये सारे साक्ष्य हम लोग एक एमसीक्यू इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में मिल जाएंगे आपको। दोस्तों इसके बाद में हम लोग आद्यऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है। मतलब इस काल में भी हम लोगों को जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई उसे पढ़ा नहीं जा सका और इसमें हम लोग पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर ही इसका अध्ययन करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जोन्स कनिंघम ने किया था। पहला सर्वेक्षण कनिंघम जोन्स ने किया था दोस्तों। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 13 लाख किलोमीटर में फैली है। नामकरण इसका जॉन मार्शल ने किया था और इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने हड़प्पा क्षेत्र में की थी और इसका आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है। ये इसके दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो इसके बारे में दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये खाली हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग का ओवरव्यू है इस काल का। इसके बाद में दोस्तों हम लोग इतिहास क्या है इस शब्द के बारे में देख लेते हैं। इतिहास शब्द कहाँ से आया? हिस्ट्री, यूनानी ग्रीक हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। और इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि ये लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। इतिहास अतीत का वर्णन है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक में व्हाट इज हिस्ट्री में इसकी परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अंतर संवाद है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इतिहासकारों के तथ्य भी हम लोगों ने ले लिए। इतिहास का विभाजन सेम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल और प्रीहिस्टोरिक एज। ठीक है,
और दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसके बाद में दोस्तों ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये तीनों पीरियड में इसका डिवाइडेशन किया गया जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इतिहास के जन्मदाता कौन थे। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। यह यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे, और इनको जो संस्कृत में नाम दिया गया, हरिदत्त नाम दिया गया। दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसे अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर इंडिया में कहा जाता है, वैसे ही हेरोडोटस को हरिदत्त के नाम से संस्कृत में इनका नाम किया लिखा गया दर्ज है। और इसके बाद में हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का वास्तविक प्रयोग सर्वप्रथम किया, और इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो, नाम याद रखिएगा, सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक पिता कहा है, सर्वप्रथम इनको इतिहास का पिता कहा, और यहीं से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाने लगा फिर। और इनके इतिहास के विषय में पेलोपोनेशियस युद्ध, मतलब इन्होंने इतिहास का विषय बनाया था, और प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका इन्होंने लिखी थी। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिस्टोरिका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई, इसका दोस्तों हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? दोस्तों इस सवाल का जवाब सीधे सीधे हम लोग सर अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखेंगे कि अगर यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, तो सीधा सा है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। किसके काल में यह स्थापित हुआ? तो ये सर जॉन कैनिंग के काल में स्थापित हुआ, जो वायसराय थे उस समय के 1861 में। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ प्रमुख महानिदेशकों को हम देखते हैं। इसके सर्वप्रथम जो महानिदेशक थे वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1831 से 1871 से 1885 तक जिन्होंने सेवा दी। दूसरे हैं जेम्स बर्गस, जो 1886 से 1889 तक रहे। और तीसरे हैं जॉन मार्शल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 1902 से 1928 तक रहे। इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में पांचवें सर इम्पोर्टेंट है, पांचवें राय बहादुर दया राम साहनी जी, जो 1931 से 1935 तक रहे। इन्हीं को श्रेय जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख महानिदेशक हम लोगों ने देख लिए, बाकी और भी है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रमुख महानिदेशक जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। बाकी ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं तक रहेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो एक आएगी एमसीक्यू की, इसमें हम अभी तक के सारे फैक्ट लेंगे और कुछ और भी प्रमुख फैक्ट जो अद्यैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं उनको लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।